जो युवा पीढ़ी है वो जो है अब हार्ट अटैक उनमें कॉमन होते जा रहा है। 22 साल का लड़का आया और आया आधे घंटे बाद डेथ हो गई। कुछ कर नहीं पाते हम लोग ऐसे कंडीशन में। तो यंग एज से ही लोग वजन बढ़ रहा है, जी। लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खेल कूद नहीं कर रहे हैं। बच्चों में भी देखा गया है कि नमस्कार, मैं सोमा देवांगन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ में। हार्ट अटैक का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डेथ भी हो जाती है। 2010 की अगर डेथ रेशियो की बात करें हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हुई है तो ये करीब 31% था, और अभी देखें अगर 2010 के बाद से तो ये 22% बढ़ा है। यानी अब जो डेथ रेशियो है हार्ट अटैक की वो करीब 53% तक पहुंच गई है। तो आज इसी के लिए हम आए हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हमारे साथ आज मौजूद हैं सतीश सूर्यवंशी जी, जो हमको हार्ट हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी तेज़ी से जो हार्ट की डिसीज़ बढ़े हैं, हार्ट अटैक हुए हैं, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों ऐसे बढ़ते जा रहा है? जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले अगर 30 सालों की बात करते हैं तो जो हार्ट अटैक का रेशो डबल हुआ है, और इनफैक्ट जो एज है वो भी कम हो गया है। अगर 30 साल पहले हम देखते थे तो जो हार्ट अटैक है वो हम देखते थे कि बुज़ुर्ग लोगों में होता है, 70 साल में हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं पिछले 30 सालों में जो उम्र जो है वो कम होते जा रही है। 50 साल के बाद 40 साल, अब 40 साल से कम एज में जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जो है अब हार्ट अटैक उनमें कॉमन होते जा रहा है। और हम अब देख रहे हैं कि 25 साल का जो युवा है वो हार्ट अटैक लेकर आता है हमारे पास। 30 साल का युवा, 18 साल का युवा भी हमारे पास आता है जो हार्ट अटैक लेकर हमारे पास आ रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि इनमें मौत भी हो रहे हैं यंग लोगों में, जो देखा जा रहा है। और इनके अगर हम कारण की बात करते हैं तो अगर हार्ट अटैक की बात करते हैं तो ये जीवन शैली का एक डिसीज़ है, बीमारी जो है, क्योंकि जीवन शैली से रिलेटेड ये बीमारी हमारी है। तो पिछले 30 सालों में अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं हम जो अपनी जो पश्चिमी जीवन शैली से हम जो है पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं। तो पाश्चात्य जीवन शैली की अगर हम बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने एक ध्यान दिया है पिछले 25-30 सालों में, जो एक धूम्रपान जो युवा लोगों में है, जो स्मोकिंग और तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में मैंने देखा है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण होता है। तो हम देखते हैं 25 साल का युवा हमारे पास आता है हार्ट अटैक लेकर, रात को 12 बजे 1 बजे मैसिव हार्ट अटैक लेकर आता है और उसकी मौत भी हो जाती है। और हमें पता चलता है कि इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो स्मोकिंग करता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है और हमें ये ध्यान देना है पेरेंट्स को स्पेसिफिकली। और ये देखा जाता है कि जब वो स्कूल गोइंग है, 10th में जा रहा है, उस टाइम पे दोस्तों के प्रेशर में आकर और ये कि भाई चलो मुझे भी ट्राई करना है, चलो, और वो करने लगता है स्मोकिंग। और धीरे धीरे देखते हैं कि स्मोकिंग की इतनी लत लग जाती है कि वो 4-5 सालों के बाद पता चलता है कि वो जब 20-25-22 साल का होता है तो उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है। जो धुआं है, जो स्मोकिंग हम करते हैं तो उसमें बहुत ही बैड पदार्थ होते हैं और वो अंदर हार्ट की जो नली में जाकर वहाँ पर एक क्लॉट बना देते हैं, और वो क्लॉट बनने के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। और वो हार्ट की मसल को डैमेज करके और एकदम इमीडिएटली मैसिव हार्ट अटैक आकर डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही ख़तरनाक है और कई बार पूरा परिवार टूट जाता है। हमें अभी देखा भिलाई से एक अग्रवाल फैमिली से 22 साल का लड़का आया और आया आधे घंटे बाद डेथ हो गई। कुछ कर नहीं पाते हम लोग ऐसे कंडीशन में। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है और हमें ध्यान देना चाहिए। पूरे समाज को इस ओर ध्यान देना है, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं इसमें कहीं ना कहीं इस पर पाबंदी लगाई जाए और स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दिए जाएं और एजुकेशन दिया जाए मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया है, चाहे टीवी है, रेडियो है, इसके थ्रू। और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं हानिकारक हैं इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट कॉज है धूम्रपान, मैंने देखा युवा वर्ग में। दूसरा ये देखा गया है कि यंग एज से ही लोग वज़न बढ़ रहा है, लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खेल कूद नहीं कर रहे हैं। बच्चों में भी देखा गया है कि 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा है। बेंगलोर में एक स्टडी की गई, इंडिया टुडे में पब्लिश हुई थी। तो आपको आश्चर्य होगा कि 12-14 साल के बच्चे जो हैं उनका वज़न 80 किलो, 90 kg। तो ये बढ़ते जा रहा है। तो आजकल बच्चे बाहर खेल नहीं रहे,
टीवी के सामने चिपके हुए हैं, कुरकुरे नमकीन ये सब खाए जा रहे हैं बस। तो आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल से बच्चों को दूर रखना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल बिल्कुल आप, मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है इस टीवी के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से, बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, मीडिया से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए। जितना आउटडोर गेम्स बच्चे आपके खेलेंगे उतने वो फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे, फिज़िकली भी फिट रहेंगे। और जितना वो फिज़िकली फिट रहेंगे उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि अगर बच्चा आपका मोटा है, उसको ब्लड प्रेशर होगा, उसको शुगर होने के चांसेस रहेंगे। अगर उसको ब्लड प्रेशर और शुगर होता है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो अगर बच्चा आपका फिट है, उसका वेट बराबर है, उसको मोटापा नहीं है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा, शुगर नहीं होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा और हार्ट अटैक आने के चांस। तो एक फिज़िकली फिट अगर आप हैं, आपका बच्चा है, तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम रहेंगे। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़रूरी है। तो आजकल तो एक डिजिटल फिटनेस के लिए घड़ी भी आ गई है, तो उसमें आप देखिए कि 10,000 जो कदम हैं आप डेली चल रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, अगर वो चल रहे हैं आप, तो हर कदम जो है आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ ले जा रहा है। तो चलते रहिए। और मैक्सिमम ऑफिस में भी देखिए कि पहले के ज़माने में जो चलते थे, देखिए खेत में लोग काम करते थे, साइकिल चलाते थे। याद है मेरे फादर जो है ऑफिस रेलवे में काम करते थे, वो साइकिल से जाते थे। हम भी स्कूल साइकिल से जाते थे। आज के ज़माने में देखिए बच्चे को साइकिल चलाने आप बोल दीजिए, साइकिल आजकल फैशन हो गई है चलाना और रूटीन नहीं हुआ है ना, बच्चा स्कूल बस से जाता है। तो पहले के ज़माने में ऐसे चलाना, आजकल फैशन के लिए साइकिल चलाते हैं लोग, देखिए क्लब्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो अच्छी बात है। तो फिज़िकल फिटनेस, फिज़िकल फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो ये सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो एक फ़िज़िकली हेल्दी लाइफ बहुत ज़रूरी है एक हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। जैसे आपने बताया हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन कभी कभी लेट होने के कारण डेथ भी हो जाती है। तो ये साइंस क्या होते हैं कि जिससे पता चले कि हार्ट अटैक आने वाला है, ये पहले से अपने आप को प्रिकॉशन दें, ऐसा कुछ? जी हाँ, दो तरह के सिम्टम्स हैं। एक तो एक स्टेबल सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि गांव में कोई व्यक्ति काम कर रहा है या शहर में भी मान के चलते हैं। तो अगर गांव में कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और वो जो एक्टिविटी वो नहीं कर पा रहा है, जैसे वो पहले खेत में काम कर रहा था लेकिन अब वो वही एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको काम करने से उसका सांस फूल जा रहा है, या वही काम करने से अगर सीने के बीचों बीच उसको हैवीनेस महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, या वो पहले जो है वो 4 किलोमीटर पैदल चल पा रहा था लेकिन अब वो नहीं चल पा रहे हैं, वही चलने से उसको थकान महसूस हो रही है, तो ये सिम्टम्स होते हैं हार्ट के। तब आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए। या फिर अगर आप साइकिल चला पा रहे हैं, साइकिल चला रहे थे पहले और जैसे 5 किलोमीटर आप साइकिल चला रहे थे, लेकिन अब जो है कि 4 किलोमीटर साइकिल चलाने से आपको थकान हो जा रही है, सीने के बीचों बीच भारीपन आ रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स आपके होते हैं कि जो दर्शाता है कि इसको अंजाइना जो सिम्टम बोलते हैं, अंजाइना यानी जो सिम्टम आपको हार्ट के कारण ओरिजिन हो रहा है, और वो दर्शाता है कि हार्ट में ब्लड सप्लाई कम जा रहा है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम जा रहा है। क्या होता है कि जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो आपके हार्ट धड़कन बढ़ जा रही है, धड़कन बढ़ने से जो आपका ब्लड सप्लाई जो पहले 5 लीटर था वो 25 लीटर हो जा रहा है, तो आपकी आर्टरी चौड़ी हो जाती है और वो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो वो नहीं बढ़ेगा, तो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण इस्कीमिया हो जा रहा है ना, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो फिर उसके कारण आपको भारीपन आता है, तो उसको अंजाइना सिम्टम बोलते हैं। दूसरा एक्यूट हार्ट अटैक, एकदम से अगर नली बंद हो जाती है, तो एक्यूट हार्ट अटैक के सिम्टम्स ये हैं कि मरीज़ को क्या होगा, एकदम घबराहट होती है, सीने के बीचों बीच मरीज़ हमारे पास जब आता है तो सीने के बीचों बीच ऐसे वो हाथ लेकर आता है सेंटर। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि लेफ़्ट साइड में पेन, लेफ़्ट साइड में नहीं, सीने के सेंटर में पेन होता है, हैवीनेस होता है, रादर देन पेन। पेशेंट बोलता है कि सीने के बीचों बीच मुझे दबाव महसूस हो रहा है, इसको हम लेवाइन साइन बोलते हैं। तो सीने के बीचों बीच या तो मुट्ठी ऐसे लेकर आएगा कि मुझे यहाँ पर हो रहा है, ऐसा हाथ लेकर आता है, बोलता है कि कोई मेरे सीने पर बैठा है, किसी ने मेरे सीने की वज़न रख दिया है, किसी ने मुझे दबा दिया है, किसी ने पट्टा बांध दिया है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं वो। और इतना तेज़ वो सिम्टम्स होता है कि उसको हॉस्पिटल जाना ही होता है, इतना सीवियर सिम्टम होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और ये जो हैवीनेस है वो लेफ़्ट साइड में रेडिएट होता है, पेन लेफ़्ट साइड में होता है,
सेंटर के बीचों बीच होता है। ये पेन पूरी छाती के ऊपर होता है, एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर मरीज़ बोल रहा है कि मुझे एक पॉइंट पे है, तो वो पेन जो है वो हार्ट का पेन नहीं है, डिफ्यूज़ होगा, पूरे चेस्ट के बीचों बीच होता है। ये पेन पूरे छाती में होगा। ये पेन जो है लेफ़्ट साइड में रेडिएट होता है अंदर की तरफ, या दोनों हाथ में भी पेन रेडिएट होगा। ये पेन आपकी जॉ में भी रेडिएट होता है और ये ऊपर की तरफ भी रेडिएट होता है, दोनों कंधे के बीच में भी रेडिएट होता है। कई बार जो है अटिपिकल सिम्टम्स या अलग तरीके सिम्टम जो होते हैं, राइट साइड की जो नली है हार्ट की, इसमें देखिए डायग्राम है यहाँ पर, जो राइट साइड की नली है वो ऐसे नीचे से घूम कर जाती है पेट की तरफ से। तो जो राइट साइड का अटैक है उसमें जो है सिम्टम्स मेनली पेट की ऊपर की तरफ होते हैं। और कई बार जो गैस के सिम्टम्स हैं, बदहज़मी, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। और कई बार मरीज़ सोचता है कि नहीं मुझे गैस के सिम्टम्स हैं, और वो इनो या गैस की दवाई लेके उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि इस तरह के सिम्टम्स भी अगर आपके पास होते हैं तो भी आप डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ पर ईसीजी निकालने के बाद ही कंफर्म होगा आपको हार्ट अटैक नहीं है, क्योंकि गैस की वजह से आपकी जान नहीं जाएगी, बट हार्ट अटैक आपकी जान ले सकता है। तो कई बार ऐसे हुआ है, गैस समझ के लोगों की जान चली गई है। तो प्लीज़ डॉक्टर बनने की कोशिश मत करिए, आप जान भी अपनी गंवा सकते हैं। ओल्ड एज में कई बार ऐसे होता है कि आपको पेन या दबाव महसूस नहीं होता, आपको चक्कर आ सकता है, चक्कर आकर आप गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, आपका एकदम से बैठे बैठे सांस फूल सकता है, और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में भी साइलेंट हो सकता है, या अटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको चक्कर आना है या एकदम से सांस फूलना है, चक्कर आके बेहोश। तो इस तरह के अलग टाइप के सिम्टम्स भी आपको हो सकते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है क्लासिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक वाले मरीज़ में होते हैं। तो एकदम से अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको होते हैं तो तुरंत जो भी पास वाला हॉस्पिटल है उसमें जाइए आप, और वहाँ पर जाने के बाद में आपका ईसीजी किया जाता है। कई बार जो है बहुत बार पहले ईसीजी में आपके चेंजेस नहीं आते, तो वहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उसके बाद में सीरियल ईसीजीज किए जाते हैं, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। कई बार जो है दूसरे तीसरे ईसीजी में जो है हार्ट अटैक के चेंजेस पकड़ में आते हैं। ब्लड टेस्ट किए जाते हैं हार्ट अटैक के, वो ब्लड टेस्ट में कई बार ईसीजी में चेंजेस आने के पहले चेंजेस पकड़ में आते हैं। कई बार एकोकार्डियोग्राफी में ईसीजी में चेंजेस आने के पहले पकड़ में आते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। अंबिकापुर में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग जाते हैं जी। वहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी। तो मैं एक हॉस्पिटल को विज़िट करने गया, तो एक मरीज़ वहाँ पर एडमिट थे। तो डॉक्टर साहब से बात हुई जहाँ वो मरीज़ थे, तो बोले ये पेशेंट को अनईजीनेस लग रहा है। तो ईसीजी देखा, बोले डॉक्टर साहब ने बोला मुझे ईसीजी डॉक्टर साहब नॉर्मल है। तो मैंने देखा उनको, मैं बोला डॉक्टर साहब पेन लेकिन इनको तो क्लासिकल हो रहा है, मुझे तो हार्ट अटैक ही लग रहा है इनको, चलिए ईको देखते हैं। तो हमने ईको देखा, ईको में उनको चेंजेस थे, यानी ईसीजी में चेंजेस आने के पहले ईको में चेंजेस आ गए। मैंने बोला चलो तुरंत ईसीजी करते हैं उनका। ईको में चेंजेस है, हमने 5 मिनट बाद ईसीजी किया, ईसीजी में फ्रैंक हार्ट अटैक था उनको। फिर तुरंत के तुरंत हमने उनको ले जाके उनको एंजियोप्लास्टी किया। तो इस तरह का भी होता है जो, तो ईसीजी में चेंजेस आने के पहले कैजुअल्टी में जैसे पेशेंट है इमरजेंसी में, तो ईको में चेंजेस पहले आ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है पेशेंट मरीज़ का जो उसको सिम्टम्स हैं, तकलीफ़ है, वो बहुत। अगर मरीज़ बोल रहा है कि मेरे को सेंटर के बीचों बीच एकदम से तकलीफ़ है और जकड़न महसूस हो रही है, तो आपको 100% आप श्योरली बता सकते हैं कि मरीज़ को हार्ट के ही सिम्टम्स हैं करके, और आपको सजग हो जाना चाहिए। क्योंकि क्या है, मरीज़ को आईसीयू में रखना बहुत ज़रूरी है। सडन डेथ भी हो जाती है ऐसे पेशेंट्स की। पहले जो 3 घंटे में ऐसे मरीज़ों को सडन डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीज़ को हार्ट आईसीयू में होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए किस तरह की डाइट लेना ज़रूरी है? डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और मैं हरदम बोलता हूँ कि वी आर द फूड व्हाट वी ईट। हम जो खाते हैं हम वही बन जाते हैं, क्योंकि हम वही हैं। हमारा शरीर उसी से बना हुआ है। तो चाहे वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, चाहे हमारे हार्ट की नली हो, चाहे बाकी सारे सेल्स हैं, एक एक सेल हमारा उसी खाने से बना हुआ है। तो इसीलिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियन डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हमारे जो ईस्टर्न लाइफस्टाइल या हमारा जो वैदिक खाना आयुर्वेद में जो दिया हुआ है, तो हज़ारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो 150 साल तक जीते थे। तो कहीं ना कहीं वो रहस्य छिपा हुआ है। तो कंद मूल फल में यानी बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स अलग अलग तरह के जो हर कलर जब आप
अपनी थाली देखते हैं तो उसमें हर कलर का एक फ्रूट होना चाहिए, हर कलर की सब्ज़ी उसमें होनी चाहिए। और मैंने देखा छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोग सारे फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और जो साल है वो मिलेट का साल मनाया जा रहा है, तो मिलेट्स बहुत हेल्दी है हमारे डाइट के लिए। और जो कोदो है, कुटकी है, रागी है, ये भी बहुत अच्छा है हमारे डाइट के लिए। तो इस डाइट्स को हमको इंक्लूड करना चाहिए। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको कट डाउन करिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें हम सोच ही नहीं सकते कि राइस, चावल और गेहूं के अलावा क्या खाएं। उसको कम करना है। हमारी जो डाइट में 90% चीज़ हम वही खाते हैं, तो उसको कम करके हमको 40% 50% पे लाना है। प्रोटीन इंटेक हमारा बढ़ाना है हमको। दालें जो हैं, राजमा है, सोयाबीन है, बाकी सारी चीज़ें, मिलेट्स को बढ़ाना है, वो बढ़ाएंगे। और फ्रूट्स और सब्जियों को हमको बढ़ाना है। कम से कम जो WHO का रिकमेंडेशन है डाइट का, वो बोलते हैं कि 6 to 7 सर्विंग्स फ्रूट्स डेली आपको खाने हैं। हर प्रकार के फ्रूट्स आपको खाने हैं। और बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई फाइबर रहता है, उसको हमको खाना है। जब ये सब खाएंगे, और जो डाइट हमारा 3 बार में हम खाते हैं बहुत सारा, तो उसको 6 बार में हमको थोड़ा 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 खाना है। तो थोड़ा सा खाएंगे, वो बर्न होगा तो इकट्ठा नहीं होगा। जैसे हम बहुत सारा एक साथ खा लेते हैं तो थोड़ा सा बर्न होता है, बाकी इकट्ठा हो जाता है, यू पाइल अप। तो हमें ध्यान दें कि हम हमारी कैलोरीज अपने वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से लिमिटेड कैलोरीज खाएं, अपना वेट बराबर मेंटेन करें और एक हेल्दी डाइट लें। तो ये सब हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स पे हम अगर कट डाउन करते हैं और कैलोरीज पे कट डाउन करते हैं, और हाई फाइबर डाइट, और जैसा मैंने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिलेट्स, ये सब लेते हैं, तो सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट है, कैंसर है, सभी से हम बच सकते हैं। और एक हमारी एज भी जो है, एक लंबी आयु वो है हमें मिलती है। तो जब हार्ट सर्जरी वगैरह होता है या हार्ट ट्रांसप्लांट, वो कब कराने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अभी अगर हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम रिसर्च हुआ है इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में, इंडिया में तो हम कार्डियोलॉजी में बहुत आगे हैं पिछले 30 सालों में। तो लोगों के मन में एक घबराहट होती है, एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी, बहुत बड़ी बात। एंजियोग्राफी जो है, आपको क्या लगता है कितनी देर लगती है एंजियोग्राफी में? करने में तो 1 दिन लगता ही होगा, रेस्ट के लिए तो कम 10 दिन, एंजियोप्लास्टी में वो भी सेम ही लगता है, क्योंकि मेरे को डिफरेंस। चलिए हम आपकी गलतफहमी दूर करते हैं जी। एंजियोग्राफी में सिर्फ 5 मिनट लगता है। अच्छा। और जो व्यक्ति बाइक पे बैठकर आ सकता है, बाइक पे बैठ के जा सकता है। आजकल जो है हम लोग हाथ से एंजियोग्राफी करते हैं। अच्छा। और एक रेडियल लाउंज का कंसेप्ट है, तो पेशेंट को एडमिट सिर्फ आप सोफे पे बिठा देते हो, बैठ सकता है, टीवी देखता है वो बढ़िया से। और एंजियोप्लास्टी में सिर्फ आधा घंटा लगता है और नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इतना आसान हो गया है, इट्स वेरी इजी। और थर्ड डे जो है पेशेंट अपने काम पे जा सकता है, इतना आसान हो गया है, बगैर चीर फाड़ के होता है एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। इवन बाईपास हैज़ बिकम वेरी इजी। 5th डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, मिनिमम इन्वेजिव, एकदम मिनिमम चीरे से होता है, तो बहुत आसान हो गया। तो आपको बीमारी है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान इलाज हो गया है और रीज़नेबल रेट्स पे हो गया है बहुत सारी चीज़ें, और आपके अप्रोच में हो गया है। रायपुर में देयर आर सो मेनी हॉस्पिटल्स, अपना तो है ही, तो ऐसे हर तरीके की जो ब्लॉकेजेस हैं वो आसानी से दूर हो जाते हैं। तो मैं एक डिफरेंस पूछना चाहूँगी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में क्या डिफरेंस? जैसे मैं कंफ्यूज हो गई अभी कई चीज़ों में। तो एंजियोप्लास्टी जो है वो बगैर चीर फाड़ के करते हैं, हम नली के थ्रू यहाँ से जाते हैं जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, ट्यूब के थ्रू, और जो ब्लॉक है उसको हम छोटी सी ट्यूब डाल के बगैर चीर फाड़ के दूर कर देते हैं। बाईपास में जो है ओपन करते हैं, ओपन करके फिर बाईपास को बाईपास रास्ता जोड़ते हैं। जिन पेशेंट्स को मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाते, बट ऐसे पेशेंट्स बहुत कम रहते हैं, 1 या 2% पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसे आजकल टेक्निक बहुत इम्प्रूव हो गई है। जैसे कैल्शियम बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए हमारे पास एक रोटाब्लेशन का मशीन है, डायमंड बर वाला, जो करीब 1,80,000 रोटेशन की स्पीड में दौड़ता है और वो कैल्शियम को दूर करता है। तो कई पेशेंट को हम 3 स्टेंट, 4 स्टेंट, 5 स्टेंट, 6 स्टेंट लगा कर भी ब्लॉक दूर करते हैं। कई बार जो मेन धमनी है उसका पहले बाईपास होता था, अब उसका भी एंजियोप्लास्टी हो जाता है। तो हमारे पास जो हमारा सेंटर है स्टेट में, वो ऐसा सेंटर है कि जो पेशेंट जिनको बाईपास नहीं कराना है, क्योंकि एक मन में
वो रहता है कि भाई चीर-फाड़ होगा, पेशेंट वेंटिलेटर पे जाएगा, एनेस्थीसिया, सारी चीज़ें, कॉम्प्लिकेशन, रिकवरी में 3 महीने का टाइम लगता है। डरते भी बहुत ज़्यादा हाँ, हैं और कि एंजियोप्लास्टी क्या में होगा। 3 दिन में रिकवरी हो जाती है जी है ना? तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अभी मेरे फादर इन लॉ झांसी ग्वालियर में थे, तो मैंने उनको बुला के हमने एंजियोप्लास्टी कराया, उनको करीब 5 स्टेंट लगे, बट अच्छे हैं, रिकवर हो गए वो 5-7 दिन में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लोगों के मन में है। और गिवन अ चॉइस, आप चाहोगे कि बगैर चीर फाड़ के हमारा इलाज हो जाए अगर पॉसिबल है तो, है ना? डेफिनेटली मैं भी यही चाहूँगा। जी तो और रिजल्ट्स आर डेफिनेटली, अभी टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हुई है कार्डियोलॉजी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंजियोप्लास्टी के, बगैर चीर फाड़ के हो जाता है, रिकवरी बहुत फास्ट है और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट कुछ केसेस में बेटर भी हैं। और मैं एक्सरसाइज जानना चाहूँगी कि लोग जिससे कर सकें और हार्ट के लिए सही हो, कोई ऐसा जो डेली कर सकें। डेली देखिए, आप अपने इसमें जो है एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, पावर योगा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग है, ये सब। यानी बहुत सारा आजकल जो चल रहा है ना कि हमको जिम जाना है, ये सब फैड है, ये सब मत चीज़ों में पड़िए। जिम जाओगे आप अपना घुटने तुड़वा बैठोगे, अपने लिगामेंट्स तुड़वा बैठोगे, ये सारी चीज़ें मत करिए। सिंपल एक्सरसाइज करिए आधा घंटा, ब्रिस्क वॉकिंग है, योगा है, पावर योगा है, ये सब चीज़ें। और मेडिटेशन को भी अपने इसमें अपने माइंड पर भी वर्क करिए, ताकि जो स्ट्रेस है अपना वो सब भी कम हो आपका। मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अल्टीमेटली इट शुड बी होलिस्टिक, है ना? हम अपने बॉडी पर ही वर्क करें, माइंड पे वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि आज के ज़माने में स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है, वर्क स्ट्रेस है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली मॉर्निंग टाइम में 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए। वो वॉकिंग जो उसमें स्टार्ट करिए शुरू में थोड़ा सा मेडिटेशन से, 15 मिनट मेडिटेशन करिए, उसके बाद में फिर वॉक करने जाइए, ब्रिस्क वॉक करिए, उसके बाद में आके पावर योगा करिए। मेरा डेली रूटीन जो है डेली यही है, मेरा जो शेड्यूल है मैं ये फॉलो करता हूँ। और फिर हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड हैबिट्स और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको करिए। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम हमें कोई ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं बनना है ना? जी मैं आप सभी को एक बार बताना चाहूँगी, सर को भी याद नहीं होगा, जब सर 40s में थे तो 2009 में मेरे फादर भी करा चुके हैं एंजियोप्लास्टी आपसे ही, क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद उनका एक कार्ड देखा तो आपका नाम था उसमें। हमें भी हेल्दी थे, 2 स्टेंट्स लगे थे उनके में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी नॉलेज दी। और किसी को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सर से संपर्क कर सकते हैं, सतीश सूर्यवंशी सर से। तो धन्यवाद सर आपका बहुत।